तो आज का जो हमारा टॉपिक है, माय नेम इज़ साकिब खान और मेरा जो टॉपिक है आज का वो है डिटर्मिनेशन ऑफ वाटर और मॉइस्चर कंटेंट्स। तो देखते हैं उसको। सबसे पहले ये कि वी नो दैट मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स आर रॉ मटेरियल विच आर यूज इन अ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, दे हैव द कैपेबिलिटी टू अब्जॉर्ब अ मॉइस्चर कंटेंट फ्रॉम द सराउंडिंग। तो उसके लिए फिर हम क्या करते हैं कि डिफरेंट मेथड्स और अप्रेटिस हम यूज़ करते हैं उस मॉइस्चर कंटेंट की डिटर्मिनेशंस के लिए। इसके अलावा क्या होता है कि हमारे पास जो फार्माकोपियाज है उसने हमें कुछ लिमिट सेट किए होते हैं कि मतलब हर कंपाउंड में इतने वाटर की लिमिट है कि इससे ज़्यादा या कम नहीं होनी चाहिए। क्या होता है कि समटाइम हमारे पास जो कंपाउंड्स होते हैं उसके केमिकल फार्मूलेज में हमारे पास जो वाटर के मॉलिक्यूल मौजूद होते हैं, तो उसको भी हम फाइंड करने के लिए फिर डिफरेंट मेथड यूज़ करते हैं कि आया इसमें से कुछ एक्स्ट्रा जो हमारे एनवायरनमेंट से वाटर है वो तो एड अप नहीं हुए हैं या अपने लिमिट से ज़्यादा हुए तो नहीं हैं। इसके अलावा जो हम बल्क मटेरियल जो हम अपने फार्मेसी में हम मंगवाते रहते हैं, तो उसको भी हम एनालाइज करते हैं और उसमें देखते हैं कि हमारा जो मॉइस्चर कंटेंट है वो कितना है, और फिर हम उसको स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करते हैं कि आया वो उसके लिमिट में है कि नहीं है, मतलब उसमें से एक्सेस नहीं है या फिर उसकी डिग्रेडेशन वगैरह तो उसकी वजह से नहीं हुई है। मोस्टली हमारे पास जो दो तरह के जो नॉर्मली जो दो तरह के टाइप्स होते हैं हमारे मेथड जो हम यूज़ करते हैं मॉइस्चर कंटेंट के डिटर्मिनेशंस के लिए। तो उसमें पहला है कि टाइट्रोमेट्रिक मेथड है, इसे हम काल्फिशर मेथड्स भी कहते हैं। तो इसको फर्दर दो उस कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहला है कि वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन, सेकंड वन है कि कॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन। अब जो वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन है हम इसको उस कंपाउंड के लिए यूज़ करते हैं जिसमें हमारे पास वाटर की जो कंटेंट्स है वो मोर देन 100 ppm से लेके 1000 ppm के दरमियान हो, तो हम उसके लिए क्या करते हैं कि वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन को हम यूज़ करते हैं। सेकंड वन क्या है कि हमारे पास कॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन है। तो कॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन हम उस कंपाउंड के लिए यूज़ करते हैं जिसमें हमारे पास जो मॉइस्चर कंटेंट की मिकदार है वो लेस देन 100 ppm हो, मतलब उसमें से माइन्यूट क्वांटिटी के हमारे पास जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो उसके लिए हम फिर क्या करते हैं कॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशंस करते हैं। इसमें बेसिकली ज़्यादा डिफरेंस ये है बेसिक जो है कि वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन हम उन कंपाउंड्स के लिए करते हैं जिसमें वाटर की जो क्वांटिटी है बहुत ज़्यादा हो, जबकि कॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन हम उनके लिए करते हैं जिसमें हमारे पास जो वाटर की कंटेंट है वो मिलीग्राम या माइक्रोग्राम तक हो या नैनोग्राम तक हो, तो उसके लिए फिर हम कॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन करते हैं। सेकंड वन जो है वो है ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। इसमें हम क्या करते हैं कि लॉस ऑन ड्राइंग करते हैं और फिर हम उसको इवोल्वेट करते हैं कि इसमें कितना हमारे पास जो मॉइस्चर कंटेंट था वो प्रेजेंट था। जितनी हमारी कंपाउंड की जो वेट की रिडक्शन होगी तो उतने ही हमारे पास मॉइस्चर के कंटेंट इसमें क्या होंगे कि प्रेजेंट होंगे। इसके जो बेसिक फार्मूला है, सुंबल ने भी इसके बारे में थोड़ी सी बात की। इसका जो बेसिक फार्मूला है वो ये है कि मॉइस्चर कंटेंट इज इक्वल टू W माइनस डी बाई W इंटू 100। अब इसमें ये जो W है ये हमारे पास है जो वेट है या हमने जो इनिशियल वेट लिया है ये हमारे पास वो है, जबकि जो D है ये हमारे पास है वेट आफ्टर ड्राइंग, या जैसे हम कहते हैं कि फाइनल वेट ड्राइंग के बाद जो हमने वेट लिया ये हमारे पास वो है। तो जब हम इसको W को D से माइनस करेंगे, उसको फिर इनिशियल वेट से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास क्या होता है कि परसेंट ऑफ मॉइस्चर कंटेंट्स हमारे पास आ जाते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं कि काल्फिशर टाइट्रेशन। उसमें जो फर्स्ट वन हमने देखा था कि वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन। तो काल्फिशर की जो मेथड है तो वो हम डिफरेंट किस्म के प्रोडक्ट के लिए यूज़ करते हैं, उसमें मॉइस्चर कंटेंट को डिटरमिन करते हैं। ये डिफरेंट टाइप ऑफ जो फूड प्रोडक्ट्स होते हैं उसके लिए भी हम करते हैं। इसका जो बेसिक प्रिंसिपल है वो बेस करता है बंसन रिएक्शन पे। ये एक किस्म का स्पेसिफिक रिएक्शन होता है जो कि आयोडीन, सल्फर डाइऑक्साइड और वाटर के साथ रिएक्ट होता है, और उसके नतीजे में हमारे पास क्या होते हैं कि सल्फ्यूरिक एसिड जो H2SO4 है और हाइड्रोजन आयोडाइड है वो बनते हैं। काल्फिशर ने इस बंसन रिएक्शन को थोड़ा सा मॉडिफाइड करके अपने जो ऑपरेटर्स था उसमें मॉइस्चर कंटेंट को डिटर्मिनेशन के लिए यूज़ करने लगे। इसके अलावा काल्फिशर ने क्या किया कि इसमें से कुछ एडिशनल कंपोनेंट्स भी ऐड किए। वो क्या थे कि इसमें उसने अल्कोहल, जैसे नॉर्मली हम मिथानॉल यूज़ करते हैं एज अ सॉल्वेंट जो रिएजेंट ग्रेड होता है,
इसके अलावा उसने एक बेस उसमें से ऐड किया है पायरिडीन। पायरिडीन एक्ट एज अ बफरिंग एजेंट। ये हमारे पास क्या होता है कि सल्फर डाइऑक्साइड के साथ कंपाउंड के साथ रिएक्ट करके एक कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं। सो बेसिकली यहाँ पर मतलब ये है कि पायरिडीन यहाँ पर पीएच मेंटेनिंग के लिए यूज़ होता है, क्योंकि ओवरऑल अगर हम वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन की बात करें या कॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन की बात करें तो इसमें हमारे पास पीएच की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। इसकी जो रेंज है वो 5 to 8 हमारे पास पीएच की रेंज है। इससे अगर पीएच ज़्यादा होती है या कम होती है तो फिर वो क्या हमारे जो रिजल्ट है उस पर नेगेटिव इम्पेक्ट उसका पड़ता है और हमारे रिजल्ट में एरर के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। ये नीचे एक रिएक्शन बंसन रिएक्शन का दिया गया है कि हाइड्रोजन और सल्फर डाइऑक्साइड और आयोडीन रिएक्ट करके हमारे पास बनाते हैं H2SO4 जो कि सल्फ्यूरिक एसिड है, और इसके अलावा हाइड्रोजन आयोडाइड बनाते हैं। अच्छा, अब हम आते हैं मेथड 1 पे के डिटर्मिनेशन ऑफ वाटर। सो मेथड 1 जो अकॉर्डिंग टू यूरोपियन फार्माकोपिया है तो उसके मुताबिक क्या है कि इस मेथड में हम जो सेमी माइक्रो लेवल पर मॉइस्चर कंटेंट है उसको हम मेजर करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं कि वाटर को रिएक्ट करवाते हैं सल्फर डाइऑक्साइड और आयोडीन के साथ इन हाई रिस्क मीडियम विद सूटेबल बफरिंग कैपेसिटी। मतलब हमारे पास इन हाई रिस्क मीडियम से मुराद ये है कि जो हमारा मीडिया सॉल्वेंट होगा तो उसमें कोई भी वाटर के कंटेंट मौजूद नहीं होंगे, क्योंकि उसकी वजह से हमारे जो रिजल्ट हैं तो उस पर फिर कुछ एरर के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं अगर उसमें पहले से ही वाटर के कंटेंट्स कुछ मौजूद हो। ऑपरेटस, तो ऑपरेटस में क्या है कि यूरोपियन फार्माकोपिया के मुताबिक उसने जो ऑपरेटस हमें स्पेसिफाई किया वो है कार्ल फिशर ऑपरेटस, या उसे हम कहते हैं वॉल्यूमेट्रिक ऑपरेटस। तो फर्स्ट वन इज अ वेजल्स इन विच वी कैन एड आवर सैंपल। second one is a two identical platinum electrodes are there which is used for detection of current generation. Third one is a burette in the vessel which contains a titrant or Carl Fisher reagent. Carl Fisher reagent की जैसे हमने पहले बात की कि उसमें हमारे पास होंगे सल्फर डाइऑक्साइड होगा, आयोडीन होंगे, उसके अलावा मिथेनॉल जो रिएजेंट ग्रेड होगा, और इसके अलावा बेस होगा जैसे पायरिडीन वगैरह। तो जब इसमें हमारे पास कुछ इनलेट होते हैं ब्यूरेट में हमारे पास होते हैं, और जो मेन उसमें सेल होता है उसमें हम क्या करते हैं अपने सैंपल को ऐड करते हैं और उसको टाइटली क्लोज करते हैं ताकि बाहर से कोई जो वाटर के कंटेंट की कंटेमिनेशन ना हो जाए उसमें से। फोर्थ वन जो इनलेट है डेसिकेंट एयर इंट्रोडक्शन के लिए। इसका मकसद ये है कि हम जो एयर इनमें से इंट्रोड्यूस करेंगे तो डेसिकेटर का यहाँ पर एक फंक्शन है कि वो उस एयर को मॉइस्चर फ्री करे ताकि हमारे पास मॉइस्चर की कंटेमिनेशन ना हो। इसके अलावा हमारे पास जो सिक्स्थ वन है कि इनलेट फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ ड्राई नाइट्रोजन। अब इसका ड्राई नाइट्रोजन का पर्पज़ यहाँ पर यह है कि अगर हमसे जो हम एयर को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं उसमें से कुछ मॉइस्चर के कंटेंट हमारे हमसे रह जाए और वो इंट्रोड्यूस हो जाए हमारे मेन जो वेसल हैं, तो ये जो ड्राई नाइट्रोजन है इसका मकसद यहाँ पर बेसिकली ये है कि ये उस वाटर को क्या करते हैं न्यूट्रलाइज कर देता है, तो हमारे पास जो वाटर होती है मॉइस्चर कंटेमिनेशन होती है वो रिड्यूस हो जाती है। अब ये जो है ये कार्ल फिशर ऑपरेटस का ऑपरेटस है। अगर हम बॉटम से स्टार्ट करें तो सबसे पहले इसमें से स्टिरर है विच हेल्प टू मिक्स द कंटेंट इन अ वेसल। मैग्नेटिक स्टिरर होते हैं मोस्टली है। इसके अलावा साइड पे ये दो इलेक्ट्रोड्स है विच कंटेन्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड थ्रू विच कांस्टेंट करंट विल बी पासिंग और फ्लो रेंजिंग फ्रॉम, मतलब इसमें हम क्या करते हैं कि 10 मिलीवोल्ट या 15 मिलीवोल्ट तक करंट को हम पास कर देते हैं। फिर इसके बाद ये जो येलो कलर का है तो इसमें हमारा यहाँ पर ऑयल सैंपल है, लेकिन यहाँ पर कोई भी सैंपल हम यूज़ कर सकते हैं जिसकी मॉइस्चर डिटर्मिनेशन हम करते हो। ये जो ऊपर है तो ये हमारा ब्लू कलर का, ये हमारे पास ब्यूरेट है। इट कंटेन कार्ल फिशर रिएजेंट जो कि हम फिर ड्रॉप वाइज उसको टाइट्रेट करते हैं अपने जो वेसल में हमारे पास सॉल्वेंट है और उसमें जो हमारा सैंपल है। अच्छा, अब इस प्रोसीजर में हम क्या करते हैं कि हम अपना जो रिएजेंट है वो उसको ब्यूरेट में ऐड करते हैं। इसके अलावा वेसल में हम क्या करते हैं कि अपने सॉल्वेंट को ऐड करते हैं और इसके साथ अपने सैंपल को ऐड करते हैं, और फिर रिएजेंट को हम क्या करते हैं कि ड्रॉप वाइज ऐड करना स्टार्ट करते हैं। तो एक पॉइंट ऐसा आता है कि वहाँ पर हमारे पास क्या होती है, क्योंकि हमने हमारे पास जो दो इलेक्ट्रोड्स है इसमें हमने क्या करना है कि करंट एक कांस्टेंट करंट का एक फ्लो हमने देना होता है कि 10 मिलीवोल्ट का भी हो सकता है, वो हमारे पास 50 मिलीवोल्ट का भी हो सकता है, वो कांस्टेंट होगा।
तो जब हम टाइट्रेशन स्टार्ट करते हैं तो इसमें एक पॉइंट ऐसा आता है कि हमारे पास जो रिएक्शन है वो स्टार्ट हो जाता है और हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड की जनरेशन हो जाती है। ठीक है, तो फिर वो हाइड्रोजन आयोडाइड क्या करते हैं, वो करंट जनरेशन में हेल्प करते हैं और हमारे पास जो कांस्टेंट करंट हमने दिया हुआ था ये उसको इंक्रीज कर देता है। वो चाहे 100 मिलीवोल्ट तक भी हो सकता है, 200 मिलीवोल्ट तक भी हो सकता है, इवन 400 मिलीवोल्ट तक भी हो सकता है। इट डिपेंड ऑन द मॉइस्चर कंटेंट प्रेजेंट इन द सैंपल। अगर ज़्यादा मॉइस्चर कंटेंट इसमें हमारे उसमें प्रेजेंट हो सैंपल में तो क्या होगा कि उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, और अगर कम हुआ तो उसके मुताबिक उसकी जो करंट जनरेशन की इंटेंसिटी है वो कम होगी। तो क्या है कि वो पॉइंट हमारे पास जिसमें जो इलेक्ट्रोड में हमने कांस्टेंट करंट दिया था उसकी वो करंट की जो फ्लो है वो इंक्रीज हो जाए और फिर दोबारा वो वापस अपने नॉर्मल स्टेट में आ जाए, तो वो हमारा फिर क्या होगा, एंड पॉइंट होगा। तो हमारे पास क्या है कि जो हमने फिर क्या ये देखना होता है कि हमारे पास एंड पॉइंट तो आ गया, उसके बाद हमारा जो बेसिक काम है वो ये है कि हमने रिएजेंट की तरफ देखना है कि कितनी क्वांटिटी हमारे पास जो रिएजेंट है उसकी यूज हुई है। ठीक है, यहाँ पर ये अगर आप ब्लू में देख लें तो यहाँ पर ये जो टाइट्रेट हुए इसको हमने देखना है कि हमारा कितनी क्वांटिटी हमारी फ्लूइड से यूज हुई है रिएजेंट की। ठीक है, तो फिर जितनी क्वांटिटी हमारे रिएजेंट की यूज हुई होगी तो उतनी क्वांटिटी उतने हमारे पास वाटर के मॉलिक्यूल उसमें से न्यूट्रलाइज हुए होंगे, क्योंकि हमें पता है कि 1 मोल ऑफ आयोडीन हमारे पास इक्वल है कितने के, 1 मोल ऑफ वाटर के। तो जितने हमारे पास रिएजेंट यूज हुआ होगा तो उतने पास हमारे पास क्या होंगे कि हमारे सैंपल में उतने ही वाटर के कंटेंट्स मौजूद होंगे। फिर इसके बाद ये है कि कभी कभी जो टाइट्रेशन हम करते हैं तो उसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट सप्लायर है वो कुछ इंस्ट्रक्शन देते हैं कि मतलब आपने कौन कौन से सॉल्वेंट यूज़ करने हैं और किस तरह से यूज़ करने हैं, वो सारी इंस्ट्रक्शन हमें सप्लायर की तरफ से मिलती हैं। इसके अलावा ये है कि जब हम अपना टाइट्रेशन करते हैं तो सबसे बड़ा जो हमने ख्याल रखना होता है वो ये कि अपने जो सॉल्वेंट है और जो रिएजेंट है उसको प्रोटेक्ट करना होता है। जो एटमॉस्फेयर का मॉइस्चर होता है, क्योंकि अगर वो उसके अंदर उसकी कंटेमिनेशन हो गई तो हमारे जो रिजल्ट है फाइनल उसमें एरर के चांसेस ज़्यादा होंगे। फिर उसके बाद जो एंड पॉइंट है उसकी ऑलरेडी हमने बात की है कि एंड पॉइंट जो है वो हम जो 2 आइडेंटिकल इंडिकेटर है इलेक्ट्रोड उसके थ्रू हमें जो डिटेक्टर के साथ अटैच होते हैं तो वो हमें डिटेक्ट कर देते हैं कि यहाँ पर हमारा चार्ज जो है वो इंक्रीज हुआ है और ये हमारा दोबारा नॉर्मल हो गया, तो ये हमारा एंड पॉइंट हो गया। इसके अलावा आजकल कुछ ऑटोमेटिक एंड पॉइंट डिटेक्टर यूज़ होते हैं, तो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। ये हमारे पास आजकल ये 2 टाइप ऑफ काल्फिशरी ऑपरेटर्स है, ये हमें यूज़ होते हैं आजकल। इसमें क्या है कि हमें कुछ नहीं करना पड़ता, अपना सैंपल ऐड करना है और कंप्यूटर में अपना जो इंस्ट्रक्शंस वगैरह होती है वो सारी फीड कर देते हैं कि मतलब हमने इतने सारा कुछ ऐड कर दिया है और अब बाकी सारा फिर क्या होगा, प्रोसेस रन करते हैं कंप्यूटर ऑटोमेटिकली और फिर जैसे ही एंड पॉइंट आ जाते हैं तो वो स्टॉप हो जाता है और ये कंप्यूटर हमें ऑटोमेटिकली रिजल्ट दे देते हैं कि इसमें इतने मॉइस्चर कंटेंट हमारे पास मौजूद है। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टाइट्रेंट, इसमें हम क्या करते हैं कि जो हमारा रिएजेंट है हम उसकी स्टैंडर्डाइजेशन करते हैं और चेक करते हैं कि जो रिएजेंट हम यूज़ कर रहे हैं आया वो ठीक से काम करता भी है या नहीं। तो इसमें हम क्या करते हैं कि सबसे पहले एड मिथेनॉल आर इन द टाइट्रेशन वेसल। मिथेनॉल आर से मुराद यहाँ पर यह है कि जो रिएजेंट ग्रेड मिथेनॉल है जो 100% प्योर होता है, या फिर ऐसा भी होता है कि जो सप्लायर होता है वो हमें स्पेसिफाई कर देता है कि आपने ये वाली सॉल्वेंट इसके लिए यूज़ करनी है। उसके बाद आपने क्या करना है कि वॉश वेसल प्रॉपरली एंड देन ड्राई इट। इफ देयर इज एनी पॉसिबिलिटी ऑफ मॉइस्चर देन परफॉर्म प्री टाइट्रेशन विच विल काज द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ वाटर प्रेजेंट इन द सॉल्वेंट। अब ये हमारे पास एक स्टेप है कि अगर हमारे पास हमको लगता है कि हमारे सॉल्वेंट में कुछ मॉइस्चर कंटेंट्स की कंटेमिनेशन वगैरह हुई हो तो हम क्या करते हैं कि एक प्री टाइट्रेशन के एक स्टेप करते हैं। उससे क्या होता है कि हमारे सॉल्वेंट में जो मॉइस्चर कंटेंट होते हैं वो न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, तो हमारा क्या होता है कि हमारा सिस्टम एक वाटर फ्री हो जाता है उससे। उसके बाद हमने क्या करना होता है कि इंट्रोड्यूस अ सुटेबल नॉन अमाउंट ऑफ वाटर आर रिएजेंट ग्रेड वाटर। उसके बाद हमने अपनी टाइट्रेशन स्टार्ट कर देनी है और फिर अपने एंड पॉइंट तक देखना होता है कि हमारा एंड पॉइंट अचीव हो जाए। ये
उसके बाद हमने ये देखना हो कि कितना ml हमारे पास रिएजेंट का यूज़ हुआ है एंड पॉइंट के बाद, और फिर हम चेक करते हैं कि रिएजेंट की एफिशिएंसी के मतलब जो वाटर हमने जो नॉन कंसंट्रेशन ऑफ वाटर हमने ऐड किया था क्या वो न्यूट्रलाइज हुआ है या नहीं, और अगर न्यूट्रलाइज हुआ है तो कितनी मतलब उसकी हमारे रिएजेंट की जो ml है वो यूज हुए हैं, उसको हम फिर स्टैंडर्ड से कंपेयर करते हैं और देखते हैं। इसके अलावा कभी कभी ये होता है कि हमें अपने सॉल्वेंट में कुछ एडिशंस की ज़रूरत होती है, तो फिर हम उसमें से ऐड करके उसको प्रॉपर बनाते हैं। इसके अलावा ये है कि हमारी जो रिएजेंट है उसको हमने लाइट और मॉइस्चर से भी प्रोटेक्ट करना होता है, क्योंकि उसकी वजह से भी कुछ इम्पैक्ट उस पर आ सकते हैं उसके रिजल्ट पे। अब हम देखते हैं मेथड 1A इसका कि मेथड 1A में क्या है। तो ये जो मेथड 1A है इसमें ये है कि ये वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन की मेथड है, इसमें यूज़ होती है। सबसे पहले हमने क्या करना होता है कि एड मिथेनॉल आर जो रिएजेंट की मिथेनॉल है या जो स्पेसिफाइड सॉल्वेंट हमारे पास स्पेसिफाई हुआ है मोनोग्राम में वो हम यूज़ करेंगे। उसके बाद हमने क्या करना है कि अगर हमें पता है कि कुछ रेजिडुअल वाटर के कंटेंट्स मौजूद है तो उसको हम एलिमिनेट करने के लिए क्या करते हैं कि प्री टाइट्रेशन करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं कि अपने सब्सटेंस या जो हमारा सैंपल है उसको ऐड करते हैं और अपनी टाइट्रेशन को स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम एंड पॉइंट की तरफ देखते हैं कि जब हमारे पास एंड पॉइंट अचीव हो जाए तो उसके बाद हम अपने कालीफिशर रिएजेंट को जो है उसको मेजर करते हैं कि कितने ml हमारे यूज़ हुए हैं कालीफिशर रिएजेंट के। तो फिर वो हम उसको कैलकुलेट करते हैं कि इतने पर हमारे वाटर के मॉलिक्यूल इसमें मौजूद थे और वो न्यूट्रलाइज हुए हैं इससे। इसके बाद जो सेकंड मेथड है मेथड 1B उसमें क्या है कि थोड़ा सा डिफरेंस है। बस स्टार्ट में ये ऑलमोस्ट सेम है मेथड 1A के, लेकिन बाद में थोड़ी सी चेंजेस इसमें आएगी। इसमें क्या है कि सबसे पहले हमने ऐड मिथेनॉल आर या रिएजेंट ग्रेड मिथेनॉल जो हम ऐड करते हैं, उसके अलावा अगर कुछ स्पेसिफाइड रिएजेंट हो या सॉल्वेंट वगैरह हो तो हम वो उसमें ऐड कर देते हैं। उसके अलावा उसी तरह हम उसकी प्री टाइट्रेशन कर देते हैं अगर कुछ वाटर के रेजिड्यूज में मौजूद हो। फिर हम क्या करते हैं कि अपने सैंपल को ऐड कर देते हैं। अब इसमें हम क्या करते हैं कि कुछ कंसंट्रेशन हम ऐड कर देते हैं टाइट्रेंट की, ठीक है। और अब वो टाइट्रेंट क्या है कि मतलब अगर सपोज यहाँ पर मैं एग्जांपल लेता हूँ कि अगर हमने एक सैंपल ऐड किया और उसमें वाटर की कंटेंट है 1 मिलीग्राम, क्योंकि हमें पता होता है ऑलरेडी जो हमारे मटेरियल्स आते हैं तो उसके साथ एक नोट आता है, उसे कहते हैं COA या सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस। तो उसमें सब कुछ मेंशन होता है कि इसमें कितने % वाटर के है मतलब उसमें से। तो हम अगर सपोज करें कि हमारे जो सैंपल है उसमें से 1 मिलीग्राम ऑफ वाटर हमारे पास मौजूद है, ठीक है, तो 1 ml सॉरी। तो फिर हम क्या करेंगे कि हम उसमें इतना टाइट्रेंट ऐड करेंगे कि वो उस वाटर को भी न्यूट्रलाइज करें और उससे 1 ml ज़्यादा भी हो जाए। सपोज अगर वो 1 ml था तो इसमें से हम 2 ml टाइट्रेंट ऐड करेंगे। तो क्या होगा कि ये 1 ml टाइट्रेंट जो है वो 1 ml वाटर को न्यूट्रलाइज कर लेगा, लेकिन उसके बाद भी हमारे जो सॉल्वेंट है उसमें क्या होगा कि 1 ml टाइट्रेंट रहेगा उसमें उसके बाद भी। फिर उसके हमने क्या करना है कि 1 मिनट के लिए हमने इसको स्टैंड करना है और प्रोटेक्ट करना है लाइट से, और थोड़ा सा स्टीयरिंग भी उसके साथ कंटिन्यूसली होनी चाहिए उसकी। फिर उसके बाद हमने क्या करना है कि अपना जो टाइट्रेंट सॉल्वेंट है उसमें जो 1 ml टाइट्रेंट ऑलरेडी मौजूद है तो उसको हमने टाइट्रेट करना है किस चीज़ से, मिथेनॉल आर से, और उसमें जो हमारे पास स्पेसिफाइड जो हमने नॉन कंसंट्रेशन ऑफ वाटर होगी मिथेनॉल आर में उसके साथ हमने उसको दोबारा टाइट्रेट करना है। तो फिर उसके बाद हमारा जो एंड पॉइंट आएगा वो ये कि जो हमारा रिएजेंट है उसमें ऑलरेडी से 1 ml जब वो न्यूट्रलाइज हो जाए तो वो हमारा एंड पॉइंट होगा। इस मतलब ये है कि इसमें हम डबल किस्म की टाइट्रेशन करते हैं। एक तो ये कि हमारे जो मॉइस्चर कंटेंट हमारे सैंपल में मौजूद था हम पहले उसकी न्यूट्रलाइजेशन करते हैं। उसके बाद जो हमारा एक्सेस टाइट्रेंट हमारे सॉल्वेंट में रह गया था फिर उसके बाद हम उसकी न्यूट्रलाइजेशन करते हैं क्या किसी से, मिथेनॉल आर और जो नॉन कंसंट्रेशन ऑफ वाटर हमारे पास मौजूद होता है उससे। उसके बाद है सूटेबिलिटी, जैसे हमने अपने टाइट्रेंट को स्टैंडर्डाइज किया कि ये प्रॉपर वर्क करता है या नहीं। अब हम इसकी स्टेबिलिटी को भी सूटेबिलिटी को भी चेक करेंगे, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे कि
सैंपल लेंगे और उसमें हमारे पास क्या होगी, नॉन कंसंट्रेशन ऑफ वाटर हमारे पास मौजूद होगी, और फिर उसको हमने क्या करना है, टाइट्रेट कर लेना है, सेम जैसे हमने पहले किया है। ठीक है, अब हमारे पास जो नॉन कंसंट्रेशन है वो 2.5 to 25 मिलीग्राम भी हो सकती है, या कुछ जो स्पेसिफाइड वो हो सकती है। ठीक है, अब जो हमारा एंड पॉइंट आ जाए तो वो हमने नोट कर देना है टाइट्रेशन के बाद। फिर उसके बाद हमने क्या करना है, दोबारा नॉन कंसंट्रेशन ऑफ वाटर हमने ऐड कर देना है, सेम जो हमने पहले ही लिया था, और फिर उसको दोबारा हमने टाइट्रेट करना है, न्यूट्रलाइज करना है। ठीक है, अब जो हमारे पास एंड पॉइंट आएगा, रिजल्ट आएगा, वो हमने नोट करना है। फिर उसके बाद हमने क्या करना है, तीसरी दफ़ा भी उसके नॉन कंसंट्रेशन ऑफ वाटर हमने ऐड करना है और उसकी टाइट्रेशन करनी है। इसी तरह हमने क्या करना है कि 5 कंसेक्टिव जो 5 एडिशनल हमने इसी तरह टाइट्रेशन कर देनी है, और उसके एंड पॉइंट जो होंगे उसको नोट कर देना है। ठीक है, फिर क्या है ना, जो 5 टाइम हमने टाइट्रेशन किए वो हमने देखना होगा, कुछ स्टैटिस्टिक मेथड्स के थ्रू हम उसको कंपेयर करेंगे, जैसे कुछ स्टैंडर्ड डेविएशंस हो गए और रिग्रेशन लाइंस वगैरह हो गए, उसके थ्रू हम चेक करते हैं कि जो हमने 5 टाइट्रेशंस की है वो आया एक जैसी है या नहीं है, उसमें से और उसमें से कितनी, अगर नहीं है तो उसमें से कितनी वेरिएशंस आ रही है। ठीक है, और उसमें एक्यूरेसी मतलब कितनी % है कि नहीं है। अब इसके बाद आता है जो सेकंड हमने पढ़ा था कार्ल फिशर का, वो था कॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन। तो ये मेथड जो है ये बिल्कुल सेम है वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशंस के, बट इसमें क्या है कि हमें जो करंट के थ्रू हमें एंड पॉइंट मिल जाता है, और फिर उसी को हम बेस बना के कैलकुलेशंस करते हैं कि कितने वाटर के कंटेंट्स इसमें प्रेजेंट थे। कॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन में भी सेम हम करंट को यूज़ करते हैं एज ए इंडिकेटर। ठीक है, इस मेथड में हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो कार्ल फिशर रिएजेंट जो हमने एज ए लिक्विड फॉर्म हमने प्रिपेयर किया था उसकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, इसमें हमें क्या किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, इसमें हमारे पास जो कार्ल फिशर रिएजेंट में हमारे पास जो कंपोनेंट यूज़ होते थे उसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि उसकी वजह से हमारा बेसिक रिएक्शंस होगा, जैसे आयोडीन और जैसे ये पायरोडीन्स हो गया और मिथेनॉल आर वगैरह हो गया। ठीक है, इस मेथड में हमारे पास जो बेसिक प्रिंसिपल है वो ये कि इसमें से हमारे पास वही इलेक्ट्रिसिटी जो हाइड्रोजन आयोडाइड की वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी की इंक्रीज आएगा उसमें इलेक्ट्रोड में हमारा, और फिर वो हमारा जो डिटेक्टर जो है वो डिटेक्ट करेगा, और फिर उसके बाद हमारे प्रॉपर हम कैलकुलेशंस करेंगे, सेम जो जैसे हम वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशंस में करते थे। इसमें क्या है कि दिस इज अ सेलेक्टिव मेथड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ वाटर कंटेंट इवन मॉइस्चर आर प्रेजेंट इन द ट्रेस अमाउंट और माइन्यूट अमाउंट, क्योंकि ये हमने पहले भी बात की है कि कॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन हम उसके लिए यूज़ करते हैं जिसमें हमारे पास वाटर की जो कंटेंट है वो लेस देन 100 ppm हो, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन यूज़ करते हैं। इसमें क्या होता है कि अपरेटस में हमारे पास एक आयोडीन का एनोड होता है, उसमें से क्या होता है, आयोडीन की जनरेट होती है। ठीक है, दूसरी साइड पे हमारे पास एक इलेक्ट्रोड होंगे जिसमें हमारे पास डिटेक्टर के साथ अटैच होंगे, और उससे हमें पता चलेगा कि हमारे पास कितनी जो करंट है वो रिलीज होती है जो हाइड्रोजन आयोडाइड की वजह से, और फिर वो हमारे पास डिटेक्ट हो जाएगी। यहाँ पर क्या है कि आयोडीन हमारे पास जो है वो सैंपल में जब जनरेट होता है एनोड से, तो वो वाटर जो सैंपल में मौजूद वाटर है उसके साथ रिएक्ट कर देता है और हाइड्रोजन आयोडाइड बनाएगा, और फिर वो जो हाइड्रोजन आयोडाइड है उसकी हाइड्रोलाइज होके वो क्या करता है, करंट जनरेट कर देता है, और वो करंट फिर क्या होगा कि वो हमारे पास यहाँ पर एक बेसिक जो वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन और इसमें डिफरेंस है वो ये है कि यहाँ पर हम किस चीज़ को देखेंगे कि कितना करंट जनरेट हुआ है हाइड्रोजन आयोडाइड की वजह से, मतलब कितना इंक्रीज आया है और कितने टाइम के लिए हुआ है। तो हमने यहाँ पर टाइम और करंट दोनों को देखना होगा कि वो हमारे पास क्या होंगे, ये जो प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड हमारे पास होंगे उससे ये क्या होंगे, डिटेक्ट हो जाएंगे, और फिर हम उस डेटा को पुट करते हैं अपने फार्मूले में, नीचे हमारे पास फार्मूला है उसमें पुट करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा कि कितने % इसमें से हमारा वाटर मौजूद थे। ये नीचे है कि Q = 1C, C स्टैंड फॉर कूलम, सो 1 एम्पेयर मल्टीप्लाई बाय 1 सेकंड, मतलब ये कि 1 एम्पेयर का करंट जनरेट हुआ था इन 1 सेकंड। ठीक है, तो इस फार्मूले में हम उसको फिर पुट करेंगे। यहाँ पर एक एग्जांपल है कि 1 मिलीग्राम ऑफ वाटर ये कितने कूलम्स के इक्वल है, 10.72, मतलब 1 मिलीग्राम वाटर हमारे पास 10.72 कूलम के इक्वल होगा।
अब इसके बाद है कार्ल फिशर जो बेसिक रिएक्शन है वो है, ठीक है। इसमें क्या है कि हमने सल्फर डाइऑक्साइड होगा इसमें, ये जो Rn है ये हमारे पास है बेस जो पायरिडीन है जो एज अ बफरिंग एजेंट हमारे पास यूज होता है, प्लस ROH ये हमारे पास सॉल्वेंट है, जैसे इसमें हमने यूज़ किया मिथेनॉल R जो है। तो जब ये रिएक्ट करते हैं तो ये हमारे पास क्या करते हैं कि बनाते हैं RNHSO3R, ये एक सल्फाइड कंपाउंड है हमारे पास, ये एक रिएक्टिव स्पीशीज बनाते हैं बेसिकली। ये अनस्टेबल होते हैं, ये क्या होते हैं कि इसने फिर फर्दर भी रिएक्शन कर देता है किसके साथ, वाटर के साथ, आयोडीन के साथ, और हमारे पास जो पायरिडीन है उसके साथ। जब ये रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास क्या बनाते हैं, सल्फेट कंपाउंड बनाता है, ठीक है। ये जो RNHSO4R + 2RNHI, तो ये हमारे पास सल्फेट कंपाउंड बनाता है। और ये दूसरा हमारे पास क्या बन गया, हाइड्रोजन आयोडाइड बन गया, जो फर्दर फिर इसकी क्या होगी कि इसकी इलेक्ट्रोलिसिस होती है और वो हमारे पास क्या करते हैं कि करंट जनरेशंस करते हैं, और जो हमारी कांस्टेंट करंट होती है जो हमने अप्लाई की होती है उसमें फिर वेरिएशंस आ जाती है कि मतलब कितना करंट जनरेट हुआ है। ये समरी में नीचे वही है कि वाटर, आयोडीन और सल्फर डाइऑक्साइड प्लस जो पायरिडीन है और हमारा जो सॉल्वेंट है उसका रिएक्ट करके सिंपल उसको समराइज करके हमारा बनाया है कि एक सल्फेट कंपाउंड्स बनते हैं, और इसके अलावा क्या होता है कि हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड्स बनते हैं। उसके बाद है कि वर्किंग ऑफ ऑटोमेटिक टाइट्रेटर, ठीक है। तो इसमें है कि द टाइट्रेटर परफॉर्म फॉलोइंग 3 की फंक्शंस, ठीक है। नंबर 1 ये है कि यहाँ पर हमें रिएजेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि क्या है कि हमारे सॉल्वेंट में पायरिडीन, मिथेनॉल और वाटर मौजूद होगा, और वो आयोडीन हमारे पास जो कि टाइट्रेट इलेक्ट्रोड से जनरेट होगा, वो इसके साथ रिएक्ट करेगा और हाइड्रोजन आयोडाइड बनाएगा, और फिर उसकी इलेक्ट्रोलिसिस होगी और करंट जनरेशन होगी। तो इसमें हमारे पास एज सच जैसे हम वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन में यूज़ करते थे कार्ल फिशर रिएजेंट, तो वो हमें एज सच उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। सेकंड ये है कि it detects end point of titration used by using a double platinum pin indicator electrode। हमारे पास 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं और वो फिर हमारे पास क्या होते हैं, एंड पॉइंट को डिटेक्ट करते हैं। थर्ड पॉइंट ये है कि इसके साथ हमारे पास एक माइक्रो प्रोसेसर अटैच होता है, तो वो क्या करता है कि वो सारी चार्ज और जो जितना टाइम होता है उस सबको वो कैलकुलेट कर देता है और हमें फिर फाइनल रिजल्ट दे देता है कि कितना वाटर कंटेंट हमारे पास इसमें मौजूद थे। फिर ये हमारे पास एक कैलोरीमेट्रिक टाइट्रेशन का एक बेसिक डायग्राम है। सबसे पहले हमारे पास जो ये है, ये हमारा क्या है, टाइट्रेशन सेल है, ठीक है। इसमें ये जो वर्टिकली एक लगा हुआ है ये हमारे पास है करंट जनरेटर है, ठीक है। ये इलेक्ट्रोड है, ये इसमें ये कैथोड है, और ये हमारे पास एनोड है जहाँ से क्या होती है, हमारे पास आयोडीन की जनरेशन होती है। इसके अलावा ये हमारे पास मैग्नेटिक स्टिरर है, ये क्या करते हैं कि इसको होमोजेनाइज करता है, मिक्स करता है। और ये हमारे पास जो है वो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स है, जैसे हमने पहले बात की, वो क्या करते हैं, डिटेक्टर के साथ अटैच होते हैं और ये हमारे पास क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं कि कितना करंट यहाँ पर जनरेट हुआ है और कितने टाइम के लिए जनरेट हुआ है। ये जो सेप्टम है इसके थ्रू हम क्या करते हैं, अपने सैंपल को हम ऐड करते हैं इसमें। अब इसमें क्या होता है कि जो एनोड है उसमें से करंट जो आयोडीन है वो रिलीज होती है, और फिर वो सोल्यूशन में जो मौजूद ऑलरेडी मौजूद है पायरिडीन, मिथेनॉल और सैंपल जिसमें हमारे वाटर के कंटेंट मौजूद होते हैं, ठीक है। तो जब वो मैग्नेटिक स्टिर इसको स्टिर करता है तो क्या होता है कि हमारे पास जो रिएक्शंस होते हैं और उसके नतीजे में हाइड्रोजन आयोडाइड बनेंगे, ठीक है। और जैसे ही हाइड्रोजन आयोडाइड बनेगा तो करंट हमने ऑलरेडी जैसे अप्लाई किया होगा, तो जब हम अप्लाई करेंगे तो करंट तो क्या होगा, उसकी चार्ज जो है हमारे पास जो करंट हम अप्लाई करते हैं तो उससे क्या होता है कि जो चार्ज है वो अब अपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करता है, ठीक है, और करंट फ्लो स्टार्ट हो जाता है। तो जो हाइड्रोजन आयोडाइड का जो कॉम्प्लेक्स है इसकी क्या होती है, ब्रेक डाउन होती है और ये इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देते हैं जो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है, और उसकी जो करंट के फ्लो है तो उसमें क्या होता है, एक इंक्रीज थोड़ा सा आ जाता है इस हाइड्रोजन आयोडाइड की वजह से। तो वो क्या होता है, फिर ये जो इलेक्ट्रोड है ये उसको डिटेक्ट करते हैं फॉर्म ऑफ कूलम्स,
और फिर वो क्या जो हमारे पास बाय यूजिंग ऑन बोर्ड माइक्रो प्रोसेसर ये हमें फाइनल रिजल्ट दे देते हैं कि कितने वाटर के मॉलिक्यूल इसमें हम प्रेजेंट थे। अब हम रेंजेस की बात करते हैं, तो मैं पहले भी बात कर चुका हूँ, अभी भी करते हैं कि ये जो कॉलिमेट्रिक टाइट्रेशन है ये बहुत सेंसिटिव है। ये हम जो जिसमें हमारे पास ट्रेस क्वांटिट अमाउंट में वाटर मौजूद हो या बहुत कम वाटर मौजूद हो तो हम उसके लिए ये करते हैं। तो ये वो अगर हमारे पास 10 माइक्रोग्राम से लेके अप टू 10 मिलीग्राम तक वाटर की कंटेंट हमारे सैंपल में मौजूद हो तो फिर हम क्या करते हैं कि इसके लिए कॉलिमेट्रिक टाइट्रेशन का जो मेथड है वो हम यूज़ करते हैं। ठीक है, इसमें नीचे एक एग्जांपल है कि फॉर एग्जांपल 1 एम्पियर ऑफ करंट फ्लो फॉर 1 सेकंड। अगर 1 एम्पियर मिली एम्पियर हमारे पास करंट फ्लो करे 1 सेकंड के लिए, तो ये अगर कैलकुलेट करें तो ये कितने के कूलम्स के इक्वल होगा, 1 मिली कूलम के इक्वल होगा। ठीक है, फिर इसकी जब हम डिफरेंट फार्मूले से उसके कैलकुलेट करते हैं, आई थिंक वो C1 V1 C2 V2 फार्मूले से करते हैं, तो उसके नतीजे में हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट आएगा कि तो वो है कि 93.4 नैनोग्राम जो हमारा वाटर था वो उस सैंपल में मौजूद था। ठीक है, मतलब कि अगर 1 मिली एम्पेयर करंट जनरेट हुआ है 1 सेकंड के लिए तो उसमें कितने वाटर डिटेक्ट हुए हैं मॉलिक्यूल के 93.4 नैनोग्राम, इवन के नॉट माइक्रो नैनोग्राम में हमारे पास वाटर जो है वो डिटेक्ट हुआ है। मतलब इसका यह है कि ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, इवन नैनोग्राम तक ये हमारे पास वाटर को डिटेक्ट कर देता है। इसके बाद हम ये देखते हैं कि सपोज जो रेंज है हमारी ना कि रेंज ऑफ वाटर कंटेंट इन रिकमेंडेड मेथड। अब हमें किस तरह पता चलता है कि हम कौन सा मेथड यूज़ करें उसके अपने मॉइस्चर कंटेंट की डिटर्मिनेशन के लिए और हम सैंपल कितना लेंगे। ठीक है, तो हमें पता है कि जब हमारे पास कोई सैंपल मटेरियल्स वगैरह आते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, तो उसके साथ क्या होता है कि एक COA नोट होता है जिसे हम कहते हैं सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस। तो उसमें ना उस मटेरियल का सारा डेटा ऑलरेडी मेंशन होता है कि मतलब इसमें कितने % ऑफ वाटर मौजूद है। ठीक है, तो फिर उसको देखने के बाद हम देखते हैं कि सपोज हमारे पास एक मटेरियल आया और उसमें कितना वाटर मौजूद है, 100% वाटर मौजूद है। ठीक है, वाटर के कंटेंट्स मौजूद है। तो फिर हम इस टेबल पे देखते हैं कि ये वॉल्यूमेट्रिक का एक कॉलम है और ये जो है ये कॉल्यूमेट्रिक का है। ठीक है, तो अगर 100% उसमें वाटर के कंटेंट्स मौजूद है तो उसके लिए हम सैंपल कितना लेंगे, 0.022 to 0.05 ग्राम, ये हम उसके लिए सैंपल लेंगे वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन के लिए। ठीक है, और अब चूंकि यहाँ पर जो 100% मॉइस्चर के कंटेंट मौजूद है बहुत ज़्यादा है तो हम क्या करते हैं कि उसमें कॉल्यूमेट्रिक जो टाइट्रेशन है वो हम यूज़ नहीं करते। ठीक है, अब सपोज दूसरा हम देखते हैं यहाँ से कि अगर हमारे सैंपल में 1% मॉइस्चर कंटेंट मौजूद हो। ठीक है, तो उसके लिए हम अगर वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन करेंगे तो हमारा सैंपल साइज कितना होगा, 2.50 to 5.00 ग्राम, इतना हम सैंपल लेंगे और वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन के थ्रू उसकी वाटर डिटर्मिनेशन करेंगे। ठीक है, अगर सपोज हमने कॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन के थ्रू करना हो तो फिर हमने कितना लेना होगा सैंपल, 0.01 to 2.05 ग्राम तक हम सैंपल लेंगे और उसको कॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन के थ्रू हम क्या करेंगे, उसकी डिटर्मिनेशन करेंगे वाटर की। अब अगर नीचे आए तो देखें कि 0.0001% अगर हमारे पास मॉइस्चर कंटेंट मौजूद हो अपने सैंपल में तो फिर ये कि ये बहुत कम माइन्यूट क्वांटिटी है हमारे वाटर की, तो फिर उसके लिए हम वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन की तरफ नहीं जाएंगे क्योंकि हमने ऑलरेडी बात की कि हम कम वाटर के कंटेंट्स के लिए नहीं यूज़ करते ये मेथड। तो फिर हम जाएंगे कॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन की तरफ, तो उसमें हमारा जो सैंपल साइज होगा वो 10 ग्राम या उससे ज़्यादा काम सैंपल लेंगे और उसकी फिर हम डिटर्मिनेशन करेंगे वाटर की। अच्छा, जो नेक्स्ट मेथड है हमारा अब जो अकॉर्डिंग टू यूरोपियन फार्माकोपिया है उसमें हम क्या करेंगे कि हम अपना जो सॉल्वेंट है उसको ऐड कर देते हैं। ठीक है, और उसमें जो हमारा नॉन कंसंट्रेशन ऑफ वाटर है हम उसको ऐड कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं कि उसको टाइट्रेशन हम उसकी स्टार्ट कर देते हैं और एंड पॉइंट जो हमारा एंड रिजल्ट है उसको हम ऑब्टेन कर देते हैं कि कितने मॉलिक्यूल ऑफ वाटर हमारे पास क्या है इसमें प्रेजेंट थे। ठीक है, ये एक किस्म का क्या है कि हमारे पास एक स्टैंडर्डाइजेशन है कि हमारे अपरेटस में कितने जो वाटर है उसको डिटेक्ट किया है और आइए ये ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ठीक है,
इसके बाद हम क्या करते हैं कि अपने सैंपल को ऐड कर देते हैं और उसकी क्वांटिटी हमें मोनोग्राम में ऑलरेडी दी होगी, ठीक है। इसको हमने 30 सेकंड के लिए स्टर करना है और उसके बाद हमने अपने प्रोसेस को स्टार्ट करना होता है। मतलब ये जो हमारा एंड पॉइंट, फिर इसके बाद क्या है कि हमारा जो स्टेबल एंड पॉइंट है वो अचीव हो जाएगा। मतलब ये है कि स्टेबल पॉइंट का मतलब ये है कि उसमें से जो चार्जेस है उसके फर्दर जनरेशन नहीं होगी, ठीक है। तो वो हमारा एक स्टेबल एंड पॉइंट होगा। तो हमने क्या करना है कि वो रीडिंग हमने ले लेनी है। अगर किसी मेथड में हम ओवन को यूज़ करते हैं, इनकेस अगर हम ओवन यूज़ करते हैं तो हमने फिर क्या करना है, अपने सैंपल को ट्यूब्स में हम ऐड कर देते हैं और फिर ओवन में हम उसको हीट अप करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि सिर्फ जो वाटर के कंटेंट्स हैं वो इवोपरेट होके फिर दोबारा कंडेंस होके हमारे जो वेजल्स है उसमें आते हैं और फिर सेम प्रोसीजर उसके साथ होता है कि उसकी टाइट्रेशन अगर हम करते हैं या फिर दूसरा तो वो उसकी डिटेक्ट करते हैं, फिर हम उसकी रीडिंग्स वगैरह ले लेते हैं। फिर हम वेरिफिकेशन ऑफ एक्यूरेसी की अगर बात करें तो जब हम लेज में मॉइस्चर कंटेंट की डिटर्मिनेशन करते हैं तो नॉर्मली हमें क्या है कि जो 2 सक्सेसिव सैंपल है हमारे उसके दरमियान हम क्या करते हैं, एक्यूरेसी का टेस्ट करते हैं। पहले हम ये करते हैं कि नॉन कंसंट्रेशन ऑफ वाटर जो है हम उसको ऐड करते हैं और फिर उसका जो सारा टाइट्रेशन का प्रोसीजर है वो हम कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, रीडिंग को नोट करते हैं और उसको कंपेयर करते हैं अपने नॉन अमाउंट के रेंज के साथ। कि मतलब हमने अगर ये नीचे हमारे पास एक एग्जांपल है कि सपोज अगर हमने 1 मिलीग्राम या 1000 माइक्रोग्राम वाटर हमने उसमें ऐड किया था तो उसके लिए स्पेसिफाइड रेंज क्या है कि +-2.5% के 97.5 से लेके 102.5 तक हमारे पास रेंज है। इसके दरमियान उसकी रिजल्ट आनी चाहिए। अगर सपोज हम यूज़ करते हैं 100 माइक्रोग्राम वाटर यूज़ करते हैं तो उसमें हमारे पास जो रेंज है वो क्या होगी कि +-10% कि 90 से लेके 110% के बीच में हमारे पास रिजल्ट आने चाहिए। फिर डिटर्मिनेशन ऑफ वाटर डिस्टिलेशन ऑफ, तो अब हम इसमें क्या करते हैं कि डिस्टिलेशन के थ्रू हम किस तरह डिटर्मिन करते हैं अपने वाटर को, ठीक है। तो नॉर्मली हम डिस्टिलेशन में क्या करते हैं कि वाटर से जो इम्प्यूरिटीज़ वगैरह है उसको रिमूव करते हैं। लेकिन इस प्रोसेस में हम क्या करेंगे कि हमारे जो मॉइस्चर कंटेंट्स है हम उसको रिमूव करेंगे थ्रू बॉइलिंग। और इसका बेसिकली जो प्रिंसिपल है वो ये कि हम इसमें एक ऐसा सॉल्वेंट ऐड करेंगे, मेन जो सॉल्वेंट है जिसकी बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास क्या है, वाटर से ज़्यादा हो। नॉर्मली हम इसमें यूज़ करते हैं टॉल्वीन को यूज़ करते हैं क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 110 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो इसलिए हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है, एज अ सॉल्वेंट। और फिर हम उसको वाटर जब हीट करते हैं तो उसमें से वाटर को सेपरेट करते हैं और फिर उसको हम मेजर करते हैं। इसमें जो हमारे पास पार्ट है ये ऑलरेडी यहाँ पर है कि ये हमारे पास फ्लास्क है, डिस्टिलेशन फ्लास्क है। फिर ये यहाँ पर जब हम इसको हीट करते हैं तो वेपर्स यहाँ से इस ट्यूब के थ्रू हमारे पास कंडेंसर में चले जाते हैं और कंडेंसर में क्योंकि चिल्ड वाटर होता है तो चिल्ड वाटर के थ्रू वो दोबारा वाटर में कन्वर्ट होके फिर ड्रॉप वाइज हमारे पास ये एक ई जो है ये ग्रेजुएटेड जो हमारे पास प्यूरेट है उसमें आ जाते हैं। इसमें सारा वाटर जो है वो कलेक्ट होता है। अच्छा, डिटर्मिनेशन ऑफ वाटर बाय डिस्टिलेशन है। सो अकॉर्डिंग टू यूपिन फार्माकोपिया नॉर्मली हम क्या कहते हैं कि इसमें हम जो वाटर है इसमें हम क्या करते हैं कि जो अपरेटस है हम उसको सबसे पहले वॉश करते हैं और ड्राई करते हैं, ठीक है। इसके बाद हम क्या करते हैं कि 200 ml ऑफ टॉल्वीन रिएजेंट ग्रेड जो है वो हम उसमें से ऐड कर देते हैं और फिर हम क्या करते हैं इसमें अपना नॉन कंसनट्रेशन जो होती है 2 ml वाटर हम इसमें ऐड करते हैं, ठीक है। फिर हमने इसे 2 आवर्स के लिए डिस्टिलेट करना होता है और फिर हम इसको कूल करते हैं 30 मिनट तक और फिर हम उसमें वाटर का जो वॉल्यूम हमारे पास सेपरेट हुआ है उसको हम देखते हैं कि कितना वॉल्यूम हमारा सेपरेट हो गया है, जो ग्रेजुएटेड जो हमारे पास ब्यूरेट होती है उसमें आ जाता है, ठीक है। इसमें एक ये 0.05 ml की बात हुई है तो इसका मतलब हमारे पास यहाँ ये है कि जो ग्रेजुएटेड सिलेंडर है हमारा ग्रेजुएटेड ब्यूरेट है इसमें ग्रेजुएशन हुई होती है, ठीक है। तो इसमें ये जो 0.05 ml ग्रेजुएशन है यहाँ तक हमने क्या करना है अपने जो वॉल्यूम है उसको मेजर करना है और ये इसलिए होता है कि हम अपने एक्यूरेसी को मेंटेन करने के लिए इस पॉइंट से मेजरिंग करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि अपने सैंपल को फ्लास्क में ऐड कर देना है जो हमारा सैंपल है और उसमें जो वेइंग की एक्यूरेसी होगी कि वो मतलब 1% से ज़्यादा नहीं रखनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद हम क्या करते हैं कि अपने सैंपल को जो ऐड करते हैं और हमें पता होगा कि अप्रोक्सीमेटली हमारा जो सैंपल है उसमें कितना
2 to 3 ml तक वाटर होना चाहिए हमारे सैंपल में। अगर हमारा सैंपल अगर पेस्ट्री टाइप उसकी कंसिस्टेंसी है तो उसके बाद हमने क्या करना है कि उसको एक मेटल फॉइल यूज़ करना है वेइंग के लिए, और उसको फिर एज इट इज़ मेटल फॉइल के साथ हमने फ्लास्क में ऐड कर देना है, और कुछ फोरस मटेरियल को भी हमने ऐड कर देना है उसमें, ठीक है। फिर उसके बाद जब हमारा टोल्यूइन सोल्यूशन जो है, अब जब वो बॉइलिंग करना स्टार्ट कर देते हैं तो उसके बाद हमने जो डिस्टिलेशन है वो इवापोरेशन क्योंकि वाटर की होगी, तो जो हमारे डिस्टिलेशन स्पीड है यहाँ पर वो हमने क्या करना है कि 2 ड्रॉप्स पर सेकंड के लिहाज से हमने उसकी स्पीड रखनी होती है, ठीक है। मतलब ये कि जो वाटर हमारे पास इवापोरेट होता है और वो दोबारा कंडेंस होके कंडेंसर के थ्रू हमारे जो ब्यूरेट है उसमें आ जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉप, तो उसकी जो स्पीड होगी वो हमने क्या करनी है 2 ड्रॉप पर सेकंड रखनी है, ठीक है। जब हमारा मैक्सिमम जो वाटर है वो इवापोरेट होके हमारा ब्यूरेट में आ जाए तो उसके बाद हमने क्या करना है, सपोज अगर 3 ml हमने वाटर किया था सपोज, तो अगर उसमें से 2 या 2 से ml से ज़्यादा हमारे पास आ गए हैं अपने ग्रेजुएटेड ब्यूरेट में, तो फिर हमने उसकी स्पीड को इंक्रीज़ करना है, कितना 4 ड्रॉप्स पर सेकंड के लिहाज से हमने उसकी स्पीड को मेंटेन करना है, ठीक है। और यहाँ पर इस स्पीड को हम मेंटेन किस तरह करते हैं, थ्रू हीट, कि हम हीट को इंक्रीज डिक्रीज करके इसकी जो स्पीड है उसको हम कंट्रोल करते हैं। जब हम इवापोरेशन के प्रोसेस को यहाँ पर मुकम्मल हो जाए तो सर बस लास्ट स्लाइड है सर। जब यहाँ पर हम इवापोरेशन को मतलब प्रोसेस कंप्लीट हो जाते हैं तो कुछ ड्रॉप क्या होते हैं कि हमारे कंडेंसर में बच जाते हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, कुछ टोल्यूइन के साथ हम क्या करते हैं, अपने कंडेंसर को वॉश करते हैं और फिर दोबारा उसको हमने क्या करना है कि अपने फ्लास्क में ऐड करके फिर उसको इवापोरेट करते हैं 5 मिनट तक, ठीक है। जब हमारा ऑलमोस्ट सारा वाटर हमारा कलेक्ट हो जाए तो फिर उसके बाद हम इसको कूल करते हैं और हम अपनी रीडिंग्स ले लेते हैं वाटर की कि कितना वॉल्यूम आया है हमारे पास, और फिर उस रीडिंग्स को हम क्या करते हैं इस फार्मूले में ऐड कर देते हैं कि 1000 इंटू N2 माइनस N1/m। अब यहाँ पर जो m है ये हमारा वो सब्सटेंस है कि कितना सब्सटेंस हमने ग्राम्स में लिया था वाटर की डिटर्मिनेशन के लिए, एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। ये जो N1 है ये नंबर ऑफ मिलीलीटर्स ऑफ वाटर है जो ऑब्टेन्ड हुए थे हमारे फर्स्ट डिस्टिलेशन में, हमने जितने ml ऑफ वाटर को डिटरमिन किया था, ठीक है। ये जो N2 है ये टोटल नंबर ऑफ मिलीलीटर ऑफ वाटर है जो हमने ऑब्टेन किए थे आफ्टर सेकंड डिस्टिलेशन, और उसके बाद हम इस वैल्यूज को इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं तो हमारे पास रिजल्ट आ जाता है कि कितना हमारे पास वाटर जो है उसमें हमारे सैंपल में डिटरमिन हुआ है। तो ये था हमारा जो टॉपिक था उसके मुताबिक। थैंक यू सो मच।